प्रदीप जी, मैं आपके पास, प्रदीप जी जरा मैं आपसे एक दो चीजें हैं मेरी। एक तो अगर इस तरह का, क्योंकि बीबीसी इज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, जो उनके पार्लियामेंट का पार्ट है, तो अगर कुछ आपको ऐसा लगता था कि बीबीसी ने कुछ गैर कानूनी किया, तो नॉर्मली ये कहा जाता है, डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, आप उनके एम्बेसडर को बुला के कहते हैं कि भाई आपकी ये एक वो है संस्था, वो गड़बड़ कर रही है, आप उसको करिए, जो नॉर्मली होता है। दूसरा, आज यूएस ने भी कहा है कि भाई किसी भी लोकतंत्र, किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फ्री प्रेस है। तो मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये एक लंबी समस्या नहीं अपने लिए पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने लोकतंत्र को तो जो भी कहते रहिए, लेकिन इंटरनेशनली आपकी की बहुत अच्छा नहीं आपको देखा जा रहा है। प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, अगर मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो मेरे हिसाब से इट्स अ मास्टर ब्लंडर। मास्टर ब्लंडर इसलिए किया कि ये आप ये देखिए कि आप ये भी नहीं कह सकते कि एजेंसी ने अपने आप में किया, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं एएनआई को, और उसमें कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी छुपाने का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जो भी उन्होंने बोला, और उसके बाद साथ में ये हो रही है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि संसद चलाती है इसको, तो बीबीसी को, तो इसका मतलब आप जो सवाल उठा रहे हैं तो वहां की जो संसद है उससे उठा रहे हैं, जो जिन सांसदों के उससे चलता है उन पे सवाल उठा रहे हैं, तो वहां भी तो डायरेक्टली कभी ना कभी तो ये बात होगी। अभी चलिए ऋषि सुनक है इसलिए आप जो है अभी बच रहे हैं इन चीजों से, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद अभी यूएस ने कहा है, अभी और लोग भी कहेंगे, और कंट्रियां भी कहेगी, तो आपकी जो है वो पूरे देश में पूरे विदेश में जो फजीयत होगी वो आपको जानते हैं। और तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है, जैसे संजय जी ने कहा ना, संजय भाई ने कहा कि कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो हमको भी कह रहे हैं कि सही बात है कि ये जो है वो ठीक नहीं किया, लेकिन समस्या ये है कि सारे बीजेपी के नेता जानते हैं कि डिसीजन मेकर सिर्फ दो लोग हैं, पार्टी में चलती सिर्फ दो ही लोगों की, वो जो तो कहते हैं, जो करते हैं, वो आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं। इवन जेपी नड्डा को नहीं मालूम होता कई बार की क्या हो रहा है। जेपी नड्डा को भी मैं आपको बताऊं कि ये जो रेड वाली बात है, बीबीसी पे रेड वाली, जेपी नड्डा को भी तकरीबन 1 घंटे बाद पता लगी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जब अध्यक्ष तक को ये खबर नहीं, तो बाकियों को कहां से खबर होगी, क्योंकि पावर सेंटर दो है। अब पावर सेंटर दो है, तो ऐसे में आपने, और उस दिन याद है पार्लियामेंट में जब छाती ठोक के कहा था कि एक सब पे भारी, तो इसका मतलब ये था, जब मैंने उस दिन ये कहा था आपके शो पे, कि वो सिर्फ ये नहीं था कि मैं विपक्ष पे भारी अकेला, अपनी पार्टी के भी 202 सांसदों पे मतलब अकेला वही भारी, सिर्फ अकेले के नाम पे पार्टी चल रही है पूरी। ये दिक्कत हो गई है बीजेपी के साथ, ये दिक्कत हो गई है। आप जो बात आप लोग कर रहे थे मीडिया की, हम तो चलो छोटे मोटे हैं कि आप हमें संदेश दिया गया बाकायदा ये इसी तरह से कि हम जब बीबीसी को नहीं छोड़ रहे तो आप किस खेत की मूली हो, आपको तो कभी भी मसला जा सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि ये संदेश सिर्फ बीबीसी को नहीं था, ये संदेश हिडनबर्ग जैसे या बीबीसी जैसे और जितने भी विदेशी मीडिया सबको था कि देखिए, यहाँ की मीडिया तो जैसे कहा कि गोद में पता है, गोद में बैठिए, आप हमारे मामलों में इंटरफेयर मत कीजिए, आप दूर रहिए इन चीजों से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरह से भी कहिए संदेश दूसरी मीडिया को था, दूसरे देशों में की जो मीडिया है उसको था। लेकिन डर मुझे इस चीज का है कि आप अगर इस चीज को देखिए, ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, ये रास्ता चीन रशिया की तरफ को जा रहा है। वहां के जो टेंडेंसी, जो वहां पर जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, हम उस तरफ तो नहीं जा रहे कहीं। ये सबसे बड़ा डर है इस वक्त, क्योंकि अगर आप कहते हो कि आप डेमोक्रेसी हो, तो डेमोक्रेसी का जो इतना इंपॉर्टेंट पिलर है, आप उसको इस तरह से छिन्न भिन्न कर रहे हो। और एक और पिलर है जुडिशरी, उसके साथ क्या खेल चल रहा है ये पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जुडिशरी के साथ क्या चल रहा है, किस तरह से लॉ मिनिस्टर हमारे जुडिशरी के साथ डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में है, और किस तरह से जजेजों की नियुक्ति हो रही है, किस तरह फिर जज के बाद उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है, ये सारी चीजें हो रही है। ऐसे में फिर दिक्कत यह है कि अगर आप 24 में कह रहे हो कि 24 की लड़ाई लड़नी है, विपक्ष की पार्टी अगर कुछ करना भी चाहे तो कैसे करे, क्योंकि आप तो एक तो हिंदी में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये तो दो तीन चीजें और जोड़ रहे हैं साथ में, 5 चीजों को जोड़ के लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में किसी और के लिए तो कोई स्कोप बचता ही नहीं। अब एक भास्कर की वजह से, आपने जैसे एग्जांपल देखी, एक भास्कर की वजह से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को सीधा मैसेज चला गया था। तो भास्कर से अगर पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को मैसेज गया तो बीबीसी का मैसेज तो बहुत दूर तक गया है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब फाइनेंशियल उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो संजय जी ने बता दिया, आपने बता दिया, विजय जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्यों मैं उसको उतना उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन पॉलिटिकली, अगर मैं पॉलिटिकल में अपने पिछले 24 साल के करियर में देखूं, जो पॉलिटिकल उससे देखूं, जो तो मेरे हिसाब से मीडिया पे इतना सीधा आघात होना, एक तो ये दिखाता है कि आप जो है 24 के लिए आप चाहे कुछ कर लीजिए, रहनी चीजें इन्हीं के हाथ में। दूसरा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। पार्लियामेंट में आपके चेहरे पे गुस्सा दिखा, पार्लियामेंट में आपने जो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो फ्रस्ट्रेशन थी।
ये जो कदम उठाया है ये फ्रस्ट्रेशन है। वही बात की जो सब कह रहे हैं कि अगर आपके पास छुपाने के लिए है नहीं कुछ, तो पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्री बैन ही नहीं करनी चाहिए थी। कि जब आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ है ही नहीं, छुपाने कुछ नहीं निकला, भाई जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूं। अगर आपने चलो वो भी कर दिया, बैन भी कर दिया, अब उसके बाद आप रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप डर रहे हैं। आज का मतलब आपको लग रहा है कि 24 में आपके हाथ से चीजें छूट रही है। अब उन चीजों को पकड़ने के लिए जब आदमी करता है ना, जब लास्ट का रस्सी का आखिरी सिरा होता है ना, उसको पकड़ने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है। तो वो हथकंडे इस वक्त सरकार अपना रही है, और अगर इन हथकंडों में कामयाब हो गई तो फिर 24 की सत्ता, फिर आपको वही सब चीजें देखने को मिलेगा। फिर शायद हम आप इस तरह से अभी मिल रहे हैं, शायद वो भी ना मिल पाए उसके बाद। प्रदीप जी, एक चीज जरा आपसे भी समझना, ये बताएं कि जो बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के समय भी देखिए बीबीसी के ऊपर बैन लगा था। जो मेरी समझ है, इंदिरा गांधी के बेहतरीन कैरियर में जो एक दाग है उनका, वन ऑफ द बेस्ट करियर शी हैड एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो इमरजेंसीज अ ब्लॉट ऑन हर करियर। मतलब उसकी वजह से उनका जो भी उन्होंने देश को फूड जो हमारी इनसिक्योरिटी थी उससे बाहर निकाला, 71 की वॉर वाली बात हुई, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, उस सब पे एक धब्बा लग जाता है जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी ने कुछ गलत किया था तो आज उसकी वजह से मैं भी गलत करूंगा, इट डजंट जस्टिफाई। गलत था, गलत है। और संजय गांधी जिन्होंने एक प्रेस सेंसरशिप लगाने की बिल्कुल ठीक से कोशिश की थी और लगाई दी थी इमरजेंसी के समय, वो भी आज याद है सबको। हैविंग सेड दैट, मैं जो मुझे एक समझ में आ रहा है कि जब आप एक ऐसी संस्था को जिसकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप ये कर रहे हो, कल के दिन मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ के बहुत से महानुभाव लोग जिनको शायद बड़े बड़े पुरस्कार दे देने चाहिए थे और अभी तक क्यों नहीं दिए गए ये नहीं मालूम, वो लोग जाके छुप के बैठे हुए हैं इंग्लैंड में। विजय माल्या साहब हैं, नीरव मोदी साहब हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है, वो एक उनका अपना क्लब चल रहा है। कल के दिन अगर ब्रिटेन की सरकार ये कहे कि नहीं भैया ये सब यहां है, तुम्हारा है, इनको हम भेज रहे हैं लाइन लगा के, और मेरे बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार ही नहीं चाहती कि लोग वापस आए, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो चीजें इनके लिए खराब है। तो आपको एक कहीं, क्योंकि आप जब ये गेम खेलना शुरू कर रहे हो तो उनको भी तो, सुनक को भी तो अपना इलेक्शन जीतना है, उनकी पार्टी के ऊपर भी है। तो क्या एक ये दिक्कत नहीं शुरू हो जाएगी कि अगर वहां से आप अगर एक देश की एक ऐसी संस्था को अगर आप गाली गलौज कर रहे हो और वो कहीं आपके इस तरह के महानुभावों को वापस भेजना शुरू करें तो दिक्कत नहीं पैदा हो जाएगी? देखिए अनिल जी, एक बात आपने पहले कही थी, वो बहुत सही कही थी। अल्टीमेटली अब सुनक को भी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो उसको भी, सुनक को भी स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्योंकि अब वही बात है कि अगर बात आप बीबीसी पे सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब जो वो चला रहे हैं, जो लोग उस संस्था को, उन पे आप सवाल उठा रहे हैं। रही बात उनको भेजने की, नीरव मोदी वगैरह को वापस भेजने की, आपने खुद ही जवाब दिया कि यही सरकार नहीं चाह रही उनको यहाँ पर वापस लाना। और सुनक भी अभी ये रिस्क नहीं ले सकते कि इस तरह लोगों को जबरदस्ती इधर भेजे, क्योंकि देखिए एक तो वहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, अजय सिंह साहब इससे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी के पास पैसा होता है, जब तो वो इन्वेस्टमेंट करना अगर विदेश में चाहता है तो यूएई, दुबई और उसके बाद इंग्लैंड, यही 3 जगह पहले वो प्रॉपर्टीज खरीदता है, चाहे घर खरीदता है चाहे कुछ। तो ऐसे में अभी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं ले सकती कि इस तरह से बिना प्रॉपर कोई कानूनी कार्रवाई किए बगैर इन लोगों को यहाँ भेज दे। रही बात दूसरी, देखिए ये जो बीबीसी वाली जो रेड की बात है, इसमें जैसे मैंने पहले कहा ब्लंडर तो है, लेकिन आप पिछले 8-8.5 साल का इनका अगर आप शासन देखें तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि देखिए ये टाइमिंग इनकी, देखिए जब एक कोई मुद्दा होता है तो तुरंत उसके थोड़े दिनों बाद दूसरा मुद्दा आ जाता है, वो पहले वाला मुद्दा दब जाता है। जब चाहे आप पुलवामा से शुरू कर सकते हैं, अगर ज्यादा पीछे ना जाए तो पुलवामा के बाद आपका सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होता है, आपका इधर दिल्ली दंगे होते हैं तो तुरंत आपके पास मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी जाती है, सारा डाइवर्सन उधर चला जाता है। इधर आपके पास अदानी मुद्दा आया तो अब सरकार ने मुझे लगता है सोचा कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जितना उन्हें देखनी थी पहले, उससे ज्यादा बैन लगने के बाद उससे ज्यादा लोगों ने देख ली, तो क्यों ना अदानी मुद्दे, क्योंकि अदानी मुद्दे पे डायरेक्ट जो है वो ब्लिंक करप्शन का आ रहा था प्रधानमंत्री पे, तो क्यों ना उसको डाइवर्ट करने के लिए बीबीसी वाला मुद्दा ऊपर उठा दिया। इसलिए आज डिस्कशन का मुद्दा अदानी से कई, अदानी पीछे छूट गया, बीबीसी वाला ज्यादा हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी रही है इसकी कि एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा कुछ ना कुछ आपको इश्यू दे देती है। और रही बात 75 वाली जो आपने बात की इमरजेंसी के टाइम में, कि हालांकि मेरी उससे 1 साल पहले की पैदाइश है, इसलिए मैंने जो पढ़े के हिसाब से कह सकता हूँ, आपने खुद कहा कि मीडिया सेंसरशिप की कोशिश की गई थी इस वक्त,
लेकिन इस सरकार ने बड़े स्ट्रेटेजिकली एक चीज की कि मीडिया सेंसरशिप की यहाँ जरूरत ही नहीं, उन्होंने मीडिया को गोद में ही बिठा लिया। तो अगर कल को यहाँ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती भी है तो मीडिया तो ऑलरेडी आपकी गोद में, तो इसको मतलब आपको मीडिया सेंसरशिप की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपको काला धब्बा, इतिहास में आप पे काला धब्बा रहेगा। ये जो अघोषित आपातकाल है इसका जिक्र कौन करेगा? जब मीडिया जिक्र ही नहीं कर रहा तो बाद में हिंदुस्तान की वैसी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी के मरीज है हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं चीजें कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसलिए फेज आउट हो जाएगा बड़ी जल्दी। और दूसरी बात मुझे आनंद जी कहीं ना कहीं लगता है ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका जो स्टाइल है ना वो हिंदुस्तान को समझ गए। हिंदुस्तान में जो बाबा कल्चर है ना वो बहुत हैवी है। आप देखिए चाहे वो आसाराम हो चाहे राम रहीम हो, उनके जो भक्त है ना वो सबको मालूम है कि उनपे कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन उनके जो भक्त है वो आज भी उनपे टिके हुए हैं, आज भी उन्हें मानते हैं। तो मोदी जी भी ये जानते हैं कि जिनको, जो मेरे भक्त हैं चाहे मुझ पे जितने मर्जी आ जाए, बस वो जो आपने अभी कहा ना कि उनको टॉपिक का डिस्कशन का मुद्दा देना है बस, बाकी उनकी भक्ति कायम रहेगी। तो वो उस स्टाइल पे, उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो पॉलिटिक्स में बाबागिरी ले आए हैं और उसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ ये सारी चीजों को तोड़ेगा कौन? इस सारी चीजों को तोड़ने के लिए अहम रोल है ऑपोजिशन का। लेकिन ऑपोजिशन की दिक्कत ये है कि ऑपोजिशन की दिक्कत भी वो है कि वो जब मरोड़ते हैं कान मोदी जी तो ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठा होने की बजाय फिर इधर उधर हो जाता है। अब आज की डेट में आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए कि सबको इकट्ठा लाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अभी आपको जो दिख रहा है वो तीन दुनिया ऑपोजिशन में बनती दिख रही है, कांग्रेस की तरफ से एक टीएमसी वाला और एक दूसरे इधर केसीआर जो कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर ये ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी तो फिर 24 में वही बात हो जाएगी कि बंदरों की लड़ाई में फिर तो वो जो है बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फिर बाजी मार जाएगा। अल्टीमेटली यही रिजल्ट होता लगता है।